हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अध्याय 4। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग लाइव क्लास हम लोग कर रहे थे, तो अध्याय 2 समाप्त कर चुके थे, यानी द्विघात बहुपद हम लोग खत्म कर चुके हैं। द्विघात बहुपद के बाद आज हम लोग शुरू करेंगे द्विघात समीकरण। अध्याय 3 आपका हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अध्याय 3 आपका छूट रहा है। क्यों छूट रहा है? क्योंकि अध्याय 2 से ही संबंधित हमारा है। अध्याय 2 हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद, और अध्याय 4 हमारा है द्विघात समीकरण। यानी मोटा मोटी हम ये समझे कि यदि हम द्विघात बहुपद अच्छे से पढ़े हैं तो द्विघात समीकरण भी समझने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा हम लोगों को समझना है, नहीं तो आपका आधा कंसेप्ट आपका द्विघात बहुपद से संबंधित है, ठीक है। इसीलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण। आज अब आप लोग बोलेंगे कि सर लाइव क्लास नहीं आ रहे हैं। लाइव क्लास में आने पर मैं देख रहा हूं प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ समस्या आ रहा है। किसी दिन कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर स्पष्ट दिखाई ना दे रहा है, कुछ कमेंट कर रहे हैं सर कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ सर और अच्छे से समझाइए। बहुत सारी समस्याएं हम देख रहे हैं कि आ रहा है स्क्रीन से संबंधित। कभी स्पष्ट आवाज नहीं जा रही है, तो कभी कट कट की आवाज जा रही है, तो कभी स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुछ समस्याएं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब वीडियो बनाकर ही अपलोड करते हैं, इसमें समस्या नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि उतना संसाधन है नहीं, जो संसाधन हमारे पास है तो हम जितना संसाधन है उसी से हम लोग अपना काम चलाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। एक मिनट थोड़ा, तो चलिए। तो ये हमारा पहला पार्ट होगा अध्याय 4 यानी द्विघात समीकरण का। इसमें हम लोग बेसिक को समझेंगे। मुख्य रूप से यहाँ आपको 3 चीजें दिखाई दे रहा है। द्विघात समीकरण आज हम लोग समझेंगे, द्विघात समीकरण क्या है और द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है और द्विघात समीकरण के प्रकार का मतलब क्या होता है। ऐसे आपका द्विघात समीकरण में 4 अध्याय देखने को मिलेगा। एक 4.1 यानी अध्याय 4 में यानी प्रश्नावली 4 देखने को मिलेगा। 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4। तो आज हम सोचते हैं कि आज हम ये समझकर आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक यदि हम लोग पढ़ लेते हैं तब हम लोग अध्याय में प्रवेश करेंगे। सीधा सीधे हम लोग प्रश्नावली में नहीं चलेंगे, क्योंकि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 यानी 4.1 में यदि हम लोगों को प्रवेश करना है तो कुछ हमको कुछ बेसिक हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। फिर 4.2 में चलेंगे तो इसके लिए भी कुछ कंसेप्ट होगा, उसको जानना जरूरी होगा। 4.3 में चलेंगे तो इसके लिए भी कुछ कंसेप्ट होगा, इसके लिए भी कुछ होगा। यानी हर प्रश्नावली के लिए कुछ आपको बेसिक समझना होगा। तो चलिए हम लोग 4.1 समझने से पहले आज हम लोग समझते हैं कि द्विघात समीकरण पढ़ना है तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में एक बात जरूर आ रहा हो कि वास्तव में ये द्विघात समीकरण होता क्या है। फिर आपको मिलेगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। तो आखिर द्विघात समीकरण का मूल का मतलब क्या होता है। फिर ये तो आपको थोड़ा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन ये कुछ अन्य बुकों में दिया है। द्विघात समीकरण के प्रकार, यानी द्विघात समीकरण के कितने प्रकार हैं। तो इन 3 बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे। फिर अगले दिन से हम लोग प्रश्नावली 4.1 में प्रवेश करेंगे। तो पहला हमारा है द्विघात समीकरण क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का देखिए यहाँ परिभाषा लिखा गया है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए का मान 0 के बराबर न हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा। समझे? क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो जिसमें ए बराबर न 0, ए 0 के बराबर न हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण होगा, वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। यहाँ आपको दिया गया है 2 उदाहरण। 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 10। ये आपका है
द्विघात समीकरण। अब ये नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए अध्याय 2 में हम लोग चलते हैं। 2 में हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी द्विघात समीकरण को हम लोग लिखते हैं, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हम लोग लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप यानी व्यापक रूप आप बोल सकते हैं, जिसमें x स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a होता है, x के साथ जो रहता है b होता है, अकेला जो रहता है वो हमारा c यानी अचर पद जो होता है वो हमारा c होता है। ये x चर में हम लिखे हैं। यही यदि y चर में यदि बात करें तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इस तरह से भी हो सकता है। y चर में भी हो सकता है, z चर में भी हो सकता है, मुख्य रूप से x चर में ही दिया गया रहता है। अब चलिए तो द्विघात बहुपद का यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये आपका द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है। जस्ट वही चीज इसमें लिखा गया, यहाँ भी a b c, द्विघात बहुपद में भी a b c क्या होता है, द्विघात बहुपद में भी a b c आपका वास्तविक संख्या ही होता है। द्विघात बहुपद में भी a का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, b का मान 0 रहेगा चलेगा, c का मान 0 रहे चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन दोनों में से किसी एक का मान 0 रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन a का मान 0 नहीं होगा, चाहे वो द्विघात बहुपद हो या द्विघात समीकरण हो। अब इसी द्विघात बहुपद को यदि हम शून्य के बराबर कर देते हैं, द्विघात बहुपद को यदि शून्य के बराबर कर देते हैं तो ये हमारा द्विघात बहुपद नहीं रहा, ये हमारा द्विघात समीकरण कहलाएगा। इसीलिए तो हम अध्याय 2 के बाद सीधे आपको अध्याय 4 पढ़ा रहे हैं, ताकि दोनों एक दूसरे से थोड़ा लिंक है, आपको समझ में अच्छे से आएगा। अध्याय 3 में यदि हम लोग चलेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग है, और उसमें प्रश्नावली भी 3.1 से लेकर 3.6 तक है। समय कुछ ज़्यादा लगेगा, तब तक अध्याय 2 आप लोग कुछ अपने दिमाग से हट जाएगा। तो फिर यहाँ तक लाने में फिर आपको अध्याय 2 का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अभी आप लोग अध्याय 2 पढ़े हैं, इसलिए अध्याय 4 आपको समझने और बेहतर से आएगा। तो ये समझ गए होंगे आपको द्विघात समीकरण, आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है कि यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो, जहां a का मान कभी 0 के बराबर न हो, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का कोई भी समीकरण हो जो इस रूप में आ रहा है, तो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे देखिए वहां लिखा गया है एग्जाम्पल में आपको 5x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0, इसका तुलना आप कीजिए ना किससे, इसे देखिए ax स्क्वायर, इसका तुलना इसे कीजिए, देखिए x स्क्वायर, a का मान यहाँ क्या आ गया, a का मान आपका 5 हो गया, ये इसे मिल रहा है x यानी b का मान आपका -3 हो गया, ये इसे मिल रहा है c का मान आपका -2 हो गया, बराबर है कि नहीं है इस रूप में। फिर वहां चलते हैं दूसरा में देखेंगे, दूसरा आपका है x स्क्वायर माइनस 3x बराबर 0, इसका तुलना आप करेंगे थोड़ा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो स्क्वायर का देखिए ये स्क्वायर यानी a का मान यहाँ 1 है, देखिए ये यहाँ क्या देख रहे हैं x, यानी b का मान आपका -3 है, और यहाँ c का मान कुछ ना है तो c का मान क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये पहला हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब हम लोग बात कर लेते हैं, बार बार आपको मिलेगा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें, तो मूल जब आप ज्ञात करेंगे तो 3 तरह से, एक गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे, फिर एक द्विघाती सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हैं, फिर तीसरा आप पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। 3 तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। फिर मूलों की प्रकृति हम लोग जानेंगे, प्रश्नावली 4.3 में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तब मूलों की प्रकृति जानेंगे। 4.4 में है वास्तविक कब होता है, वास्तविक और समान कब होता है, वास्तविक और असमान कब होता है, और अवास्तविक कब होता है। तो इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। आज हम लोग अभी बस इतना जानेंगे, द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है। तो द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखा गया है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। आप तो बोलेंगे सर द्विघात समीकरण पढ़ा रहे हैं कि द्विघात बहुपद पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। एकदम द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं, लेकिन द्विघात बहुपद से लिंक करके, ताकि समझने में कोई दिक्कत न हो।
देखिए द्विघात समीकरण के मूल का मतलब क्या है, जैसे आप द्विघात बहुपद है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिख दे 5x² माइनस 3x-2 बराबर द्विघात बहुपद दे दिया जाए 5x² माइनस 3x-2 के शून्यक ज्ञात करें, के शून्यक ज्ञात करें। तो आप शून्य ज्ञात कर चुके हैं, शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, थोड़ा चलते हैं हम लोग, शुरू वाले लास्ट वाले को मन में गुणा करते हैं। तो 2 5 10, 10 को 2 भाग में ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 10 आए और जोड़ने घटाने पर -3x आए। तो हम लोग 5x², 5 दूना का 10 होता है, तो 2x में से 5x घटा देंगे तो -3x आ जाएगा, ये -2। आज शून्य कहता है तो शून्य के बराबर करना पड़ता है। अब यहाँ 3 गो से 4 गो हम बना लेते हैं, फिर इसके बाद इन दो गो को एक साथ लेकर चलते हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या देख रहे हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 5x, यहाँ 5x बच गया, प्लस यहाँ क्या कॉमन है 2, यानी यहाँ 5x² है तो x कॉमन लिए तो 5x, यहाँ x कॉमन लिए तो 2 बचा। इन दोनों में चलते हैं तो माइनस, कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, 1 ले लेंगे तो यहाँ क्या बच गया है आपका 5x प्लस 2 बराबर 0। देखिए इन दोनों के बदला में हम 1 लिखते हैं, 5x प्लस 2 इंटू 5, इन दोनों में से 1 लिखते हैं। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को जी? ओ कट रहा है ना, देखिए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे थोड़ा, इन दो को एक साथ में लेकर चलेंगे तो कॉमन हम निकालेंगे यहाँ। तो क्या हम देख रहे हैं, कुछ कॉमन है तो x कॉमन है, तो ये 5x प्लस 2 हो गया। यहाँ -1 कॉमन लिए कुछ ना मिलता है तो 1 ले लेते हैं, दोनों में माइनस कॉमन है ना, तो ये 5x प्लस क्या हो गया 2। इन दोनों के बदला में 1 लिखते हैं हम लोग, तो 5x प्लस 2 फिर ये x -1 बराबर 0। इसका मतलब या तो इतना बराबर 0 नहीं तो इतना बराबर 0। तो 5x प्लस 2 बराबर 0, तो 5x बराबर -2, तो x बराबर -2 बटा में 5, ठीक है। फिर इसे निकालेंगे तो x का मान हमारा 1 आ जाएगा ना। तो x यानी शून्यक हमारा क्या क्या आ गया, -2 बटा 5 और 1 आ गया। ये द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, लेकिन यह द्विघात समीकरण में चलेंगे तो अब ये शून्यक नहीं, यही मूल कहलाएंगे। यही हम यहाँ समझा रहे हैं कि कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक ही द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल कहलाते हैं। ये तो था आपका द्विघात बहुपद, इसके शून्यक निकाल लिए, लेकिन यह द्विघात समीकरण में चलते तो बराबर के दे के 0 लिखते कि नहीं लिखते थे, इसी रूप में आ गया कि नहीं आ गया। तो द्विघात बहुपद के शून्यक ही द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। ये आपका द्विघात बहुपद है, इसको बराबर के 0 में लिख देते हैं तो द्विघात समीकरण हो गया। तो इसमें शून्यक निकालते हैं और उसी शून्य को द्विघात समीकरण में क्या बोलते हैं, मूल बोलते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ही द्विघात समीकरण के क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। नोट में याद रखेंगे, द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 ही मूल होते हैं। जैसे द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा, ठीक उसी तरह द्विघात समीकरण के 2 और केवल 2 ही मूल होते हैं। इन मूलों को साधारणतः अल्फा और बीटा से सूचित करते हैं। और द्विघात बहुपद के शून्य को भी हम लोग क्या अल्फा और बीटा से ही तो सूचित करते हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया, समझ में आया होगा आपको, हम उम्मीद करते हैं। चलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट कीजिए कहाँ दिक्कत हो रहा है, और समझ में आ रहा है तभी कमेंट कीजिए कि सर समझ में आ रहा है। तीसरा बिंदु देखिए, तीसरा हमारा है द्विघात समीकरण के प्रकार, यानी द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है। तो याद रखेंगे, द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध द्विघात समीकरण और एक मिश्रित द्विघात समीकरण। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये शुद्ध और मिश्रित, ये दोनों का रूप हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण कितने प्रकार का, तो 2, तो शुद्ध द्विघात समीकरण और मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण का मतलब क्या है, ये जो आप सूत्र पढ़ते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b का मान 0 कर दीजिए, b का मान आप 0 कर दीजिए। तो b का मान जब 0 करेंगे तो ये टोटल 0 हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका ax² प्लस c बराबर 0। तो इस रूप को हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। कहने का मतलब b का मान 0 हो जाए,
ए का मान रहना चाहिए, सी का मान रहना चाहिए, लेकिन बी का मान नहीं रहना चाहिए। इसको हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। इसका सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होता है। क्लियर है? चलिए, दूसरा है मिश्रित द्विघात समीकरण। तो जो आप लोग पढ़ते हैं ना, सामान्य रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसको हम बोलते हैं मिश्रित द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? जिसमें b का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी a का भी मान रहना चाहिए, b का भी मान रहना चाहिए और c का भी मान रहना चाहिए। तो ये आपका है मिश्रित द्विघात समीकरण, ये आपका है शुद्ध द्विघात समीकरण। तो जैसे यहां हम लिख दे एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, बताइए ये द्विघात समीकरण तो है, लेकिन कौन सा द्विघात समीकरण है? तो आप बताएंगे शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। ए का मान है, सी का मान है, लेकिन बी का मान है, बी का मान नहीं है। तो इसको हम बोलेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका जब आप मान निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर उधर जाएगा तो प्लस 16, स्क्वायर हटाएंगे तो ये प्लस माइनस रूट में आ जाता है, यानी प्लस माइनस 4 आ जाता है, +4 और -4। इस शुद्ध द्विघात समीकरण का रूप है। अगर मिश्रित द्विघात समीकरण का रूप बोले तो बस ये जो आप देख रहे हैं ये आपका मिश्रित द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये तीनों टॉपिक यानी तीनों बिंदु आपको समझ में आया होगा। द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। हाँ, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब प्रश्नावली हम लोग पढ़ेंगे ना, तब उस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले हम चर्चा करेंगे द्विघात समीकरण के मूल। तो मूल कई तरह से निकालेंगे, एक गुणनखंड विधि से भी निकलेगा, द्विघाती सूत्र से भी निकलेगा और पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से भी निकलेगा। ठीक है, फिर मूलों की प्रकृति भी हम लोग जांचेंगे। जैसे जैसे हमारा प्रश्नावली आएगा वैसे वैसे इस उस बेसिक यानी उस कंसेप्ट को भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं, बस इतना है। अब अगले दिन से हम लोग प्रश्नावली 4.1 शुरू करेंगे। ठीक है, तो 4.1 हम लोग शुरू करेंगे। आप फिर 4.2 में जब प्रवेश करेंगे तो उसका जो बेसिक होगा उस चैप्टर को चालू करने से पहले या उसी दिन हम लोग पहले उसके बारे में जान लेंगे, फिर प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन प्रश्नावली 4.1 के साथ। ठीक है, धन्यवाद।